अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा 12th लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने रन ऑफ डिस्कस किया था, बड़े डिटेल के साथ रन ऑफ डिस्कस हुई थी। उसमें सारे कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ से रन ऑफ बनता है वो सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। अभी उसी रन ऑफ का कंटिन्यूएशन है, लेकिन लेक्चर है ये स्ट्रीम फ्लो। लेक्चर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम फ्लो, रिवर स्टेज और मेजरमेंट ऑफ रिवर स्टेज, इसमें ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवर स्ट्रीम फ्लो क्या चीज़ है, और फिर स्ट्रीम फ्लो की मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रिवर स्टेज की और दूसरे रिवर या वाटर फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है रिवर स्टेज, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर वेलोसिटी से रिलेटेड जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्ट्रीम फ्लो। Stream flow is the discharge in a stream channel at a given time and at a given section. डिस्चार्ज आपने बाकी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। डिस्चार्ज क्या चीज़ है, जानते हैं? डिस्चार्ज क्या चीज़ है? डिस्चार्ज वो पानी जो हॉरिजॉन्टल में फ्लो होता है। और किसी को पता है डिस्चार्ज क्या चीज़ है? जी सर, फ्लो है पर यूनिट, यानी टाइम पर डे भी हो सकता है और आवर में भी हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट अ गिवन सेक्शन इज नोन एज डिस्चार्ज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing per unit time at a given section in a stream. In a stream mean किसी भी flowing water में। ठीक है, रिवर है, चैनल है, कनाल है, जो भी चीज़ है उसमें कितना वॉल्यूम एक सेकंड में या एक मिनट में या एक आवर में या एक घंटे में किसी खास पॉइंट से कितना वॉल्यूम ऑफ पानी गुजर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्चार्ज भी कहते हैं, और इसी को हम स्ट्रीम फ्लो भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि स्ट्रीम फ्लो और डिस्चार्ज एक ही चीज़ है। Stream flow includes surface runoff as well as groundwater flow that has seeped and stream flow. In stream, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड है स्ट्रीम फ्लो में। जो पानी है, एक तो सरफेस रनऑफ है। ठीक है, इस सरफेस रनऑफ से हमारा मतलब क्या है? नंबर वन, सरफेस के ऊपर जो पानी जा रहा है जिसको हम सिर्फ रनऑफ या सरफेस रनऑफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। और दूसरा है सब सरफेस रनऑफ। तो अब यहाँ पे सब सरफेस का जिक्र नहीं है, सिर्फ सरफेस रनऑफ कहता है, तो इसका मतलब है कि इसमें इंक्लूड है सब सरफेस भी। ठीक है, तो सरफेस रनऑफ भी है, सब सरफेस भी है, और आल्सो ग्राउंड वाटर फ्लो भी है। ग्राउंड वाटर फ्लो जो वाटर टेबल वाला पानी है और वो सीप करता है किसी भी स्ट्रीम में, तो वो भी स्ट्रीम फ्लो में इंक्लूड है। इज दैट क्लियर? So the process by which the discharge of the channel is measured is called stream gauging. समझ आ रही है? किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी चैनल का, किसी भी ड्रेन का, किसी भी रिवर का जिस प्रोसेस या जिस प्रोसीजर के जरिए आप डिस्चार्ज मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम गेजिंग कहते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द रिवर स्टेज एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो स्ट्रीम गेजिंग से मतलब क्या है? स्ट्रीम गेजिंग का मतलब है कि हम असल में डिस्चार्ज मालूम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्या मालूम कर रहे हैं? डिस्चार्ज मालूम कर रहे हैं किसी खास सेक्शन पे। अच्छा, जहां पे हम मालूम कर रहे हैं उसको कहते हैं गेजिंग स्टेशन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? गेजिंग स्टेशन। और जो चीज हम मालूम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को स्ट्रीम गेजिंग कहते हैं। और स्ट्रीम गेजिंग में हम क्या चीज मालूम कर रहे हैं? डिस्चार्ज मालूम कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज मालूम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, वो हम फाइंड करेंगे, एक रिवर स्टेज और दूसरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। Streams provide water supply for man, animal, irrigation water for vegetation, dilution and transport for removal of waste, and energy for production of power. Records of stream flow are important in each of these uses. स्ट्रीम, अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रीम आप क्यों मेजर करते हैं डिस्चार्ज, तो इन तमाम चीज़ों के लिए, चूंकि स्ट्रीम से हम पानी यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है, डाइल्यूशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट के लिए,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो डैम्स में है, ठीक है। और इसी तरह तो इस वजह से ये जो स्ट्रीम है इसका रिकॉर्ड मालूम करना या इसका डिस्चार्ज मालूम करना, रिकॉर्ड का मतलब है कि हिस्ट्री मालूम करना कि आज डिस्चार्ज इतना है, कल कितना था, एक महीने पहले कितना था, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों में हम ये पानी यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीम का पानी, तो इस वजह से इसका रिकॉर्ड मालूम करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Water and streams can also be a hazard. Floods cause extensive damages and hardships. Records of flood events obtained at gauging stations serve as the basis for the design of bridges, culverts, spillways, reservoirs, etc. ठीक है। एक हम यानी पॉजिटिव बेनिफिट्स है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है इन स्ट्रीम्स का। इन स्ट्रीम्स में फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स पैदा करते हैं, तो इस वजह से भी रिकॉर्ड मालूम करना इम्पोर्टेंट है ताकि हमें फ्लड्स के बारे में आइडिया हो। इज दैट क्लियर? और सेकंड, ये जो स्ट्रक्चर्स है ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, स्पिलवेज, रिजर्वायर्स, ये हम सिर्फ गेजिंग स्टेशन पे जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उन रिकॉर्डिंग की मदद से हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? डाइल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूशन ये जो क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट का जो प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है, जानते हैं? प्यूरिफिकेशन प्लांट जानते हैं? सॉलिड वेस्ट जहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं, जी जी, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जानते हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा है? जी सर। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को दोबारा रिसाइकल करके उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो किस तरह प्यूरिफाई करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूशन मीन के उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यही जो पानी है, स्ट्रीम का जो पानी है, जो फ्लोइंग पानी है, ये हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज रिवर स्टेज। रिवर स्टेज का क्या मतलब है? ये अभी देखिए स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, 10-15 मिनट पहले मैंने लिंक शेयर किया, अभी तक स्टूडेंट्स। रिवर स्टेज क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में डिस्चार्ज, आपको पता है डिस्चार्ज किस चीज के बराबर है? Q इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम बाय टाइम। P/A। Q इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम भी ठीक है, वेलोसिटी एरिया भी। डेफिनेशन के मुताबिक ये हम इस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। लेकिन जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन हम इस तरह करते हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लोइंग वाटर। किसी भी स्ट्रीम में, लेट सपोज ये स्ट्रीम है, इसमें इतना पानी फ्लो कर रहा है, तो कौन सा एरिया? स्ट्रीम का एरिया नहीं, ड्रेन का एरिया नहीं, वाटर का जो एरिया है ये एरिया, समझ आ रही है? ये एरिया इस वाटर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। अगर हम सिंपल ड्रेन की बात करें, कोई भी ड्रेन है जो छोटे ड्रेन या कनाल है, तो उसका आपको पता है जो विड्थ है, विड्थ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। विड्थ हम अमूमन क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो एरिया मालूम करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक डेप्थ की जरूरत होगी, समझ आ रही है? क्लियर है? और दूसरा विड्थ की जरूरत होगी, जिसको हम बी कहते हैं। तो बी इंटू डी एरिया आएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? जी सर, आ रही। तो अगर कोई ड्रेन ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका बी तो ऑलरेडी मालूम है, समझ आ रही है? सिर्फ किस चीज का फर्क है? डी का फर्क है। हो सकता है किसी जगह पे डी ज्यादा हो, किसी जगह पे डी कम हो। इज दैट क्लियर? पानी फ्लो कर रहा है तो हो सकता है किसी जगह पे डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो जिस जगह पे आप मेजर कर रहे हैं यानी गेजिंग स्टेशन पे, आपको वहां पे क्या चीज मालूम करना है? डेप्थ मालूम करना है, क्योंकि ब्रेड्थ इज ऑलरेडी नोन इन द केस ऑफ ड्रेन्स,
ठीक है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को यहाँ पे स्ट्रीम गेजिंग में डेप्थ नहीं कहते, बल्कि इसको क्या कहते हैं, रिवर स्टेज कहते हैं। समझ आ रही है? और छोटे ड्रेन के लिए हम डेप्थ कहते हैं, लेकिन जब हम रिवर के लिए फाइंड करते हैं तो फिर उसको, उसका नाम क्या होता है, फिर रिवर स्टेज होता है। समझ आ रही है? सिंपल कंसेप्ट ये है, बाकी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। रिवर स्टेज इज अ टर्म यूज इन स्ट्रीम गेजिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये टर्म स्ट्रीम गेजिंग में यूज करते हैं। ठीक है, it is the elevation of the water surface at a specified station above some arbitrary datum। कोई arbitrary datum हम कंसिडर करते हैं। जब हम हाइट ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करते हैं तो उसके लिए कोई डेटम पहले इज्यूम करते हैं। उस डेप्थ से मेजर करना पड़ेगा कि वाटर कहाँ तक है, तो वो डेटम आप बेड ऑफ द रिवर भी कंसिडर कर सकते हैं, बेड ऑफ द रिवर। समझ आ रही है? या बेड ऑफ द रिवर से कभी नीचे ऊपर भी कोई हो सकता है, किसी जगह पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे। ठीक है, लेकिन अगर आप बेड कंसिडर करेंगे तो कैलकुलेशन पर आसान होगी। ठीक है, द जीरो एलिवेशन मीन द datum. Zero elevation mean the arbitrary datum is sometimes taken as mean sea level, but more often it is set slightly below the point of zero flow in the stream. The river stage is denoted by G. यहाँ पे आगे स्लाइड पे एक पिक्चर है, उससे ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, G से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज, रिवर स्टेज। ठीक है, अब इस फिगर में ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज ये किसी रिवर का क्रॉस सेक्शन है, यहां तक देखिए पानी इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेवल आपको दिखाया गया है। जो रिवर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है बेड का, उसको क्या कहते हैं, उसको जीरो फ्लो पॉइंट कहते हैं, जीरो फ्लो पॉइंट। ठीक है, समझ आ रही है? हेलो सर ये दोबारा समझाइए, जीरो। जीरो फ्लो पॉइंट मीन जहाँ पे फ्लो जीरो है। आपको पता है रिवर में टॉप पे फ्लो मैक्सिमम होती है, और जो जो आप नीचे जाते हैं या बैंक्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ बेड पे होगी, बेड के करीब होगी। तो बिल्कुल जो बेड है वहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगी, जीरो होगी। तो इस वजह से इसको जीरो फ्लो पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? जीरो फ्लो पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे इसको कलर भी किया। ठीक है, ठीक है सर। तो जीरो फ्लो पॉइंट बाज औकात क्या करते हैं, ये जीरो फ्लो पॉइंट जो है इसको एज अ डेटम कंसिडर करते हैं। अगर आप ये डेटम कंसिडर करते हैं तो फिर तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज है, डेप्थ ऑफ वाटर और स्टेज दोनों बराबर है। समझ आ रही है? स्टेज से हमारा मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ डेप्थ मालूम करना है। ठीक है, इस केस में अगर हम डेटम ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फिर G और D दोनों बराबर होंगे। तो आसान सिचुएशन ये है। समझ आ रही है? क्लियर है? जी सर। जी रिवर स्टेज है। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो आर्बिट्ररी डेटम है उसको मीन सी लेवल कंसिडर करते हैं। तो मीन सी लेवल फिर इससे नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये इससे नीचे है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो, यानी डेटम से लेके सरफेस ऑफ वाटर तक जो डिस्टेंस है या जो हाइट है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेज कहते हैं। और फिर आपने ये ए भी मालूम करना पड़ेगा कि ए कितने डिस्टेंस का है। ठीक है, तो जी से फिर आप ए माइनस करेंगे तो वही डी आपको मिल जाएगा। मेन चीज क्या है, डी है। इज दैट क्लियर? सर ये दोनों सेम है, जी और डी पर सेम नहीं हुआ है। इस केस में सेम है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में ड्रा किया। अगर डेटम आपने जीरो फ्लो पॉइंट कंसिडर किया है तो फिर सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेटम आपका बेड नहीं है, बेड से नीचे है, तो फिर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, डी की वैल्यू डिफरेंट होगी। फिगर यही बता रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो फिर ये ए
इसको इग्नोर करें और इस डेटम को भी इग्नोर करें, और आप क्या करें, डेटम यही 0 पॉइंट एज्यूम करें, तो फिर यहाँ तक जो फासला होगा ये क्या होगा, इसको हम फिर जी कहेंगे, इसको इग्नोर करें। इज दैट क्लियर? तो फिर जी और डी दोनों बराबर है। समझ गए? क्लियर है? हेलो, सो रहे हैं सारे? यस सर, क्लियर है। देखिए, आपको पता है रिड्यूस लेवल आपने पढ़ा है इससे पहले सर्वे में। रिड्यूस लेवल हम फाइंड करते हैं। रिड्यूस लेवल क्या चीज है? हाइट ऑफ क्या है, ग्राउंड सरफेस है ना। तो कहाँ से मेजर करेंगे? उसके लिए डेटम रिक्वायर्ड होता है ना। आप कोई डेटम लेंगे तो वहां से फिर हाइट देखेंगे, तो वो डेटम हम क्या लेते हैं, मीन सी लेवल लेते हैं। समझ आ रही है? वो डेटम हम मीन सी लेवल कंसिडर करते हैं, तो मीन सी लेवल के रिस्पेक्टिव हम फिर ये सारे हाइट्स फाइंड करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल कहते हैं। तो इसी तरह ये स्टेज भी डेटम के रिस्पेक्टिव हम एज्यूम करते हैं या फाइंड करते हैं, डेटम के रिस्पेक्टिव। तो डेटम कहीं पे भी आप एज्यूम कर सकते हैं। कभी अगर आपने डेप्थ एज्यूम किया तो फिर जो स्टेज है वो डेप्थ ऑफ वाटर के बराबर होगा। अगर आपने बेड ऑफ द रिवर, बेड मीन बॉटम, वो अगर आपने एज्यूम किया, अगर आपने मीन सी लेवल एज्यूम किया, तो फिर बेड और मीन सी लेवल में अगर फर्क है तो उस फर्क को फिर आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर डी आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि जी माइनस ए, इस सिचुएशन में g माइनस a will be equal to what? Will be equal to what? Depth of water. क्लियर है? सर अच्छा, अब ये रिवर स्टेज हम किस तरह मेजर करेंगे, इसकी मेजरमेंट की तरफ आते हैं। द रिवर स्टेज कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गेजेस। अगेन इसकी मेजरमेंट के लिए जो आला यूज होता है उसको क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के गेजेस है, मुख्तलिफ 3 किस्म के गेजेस है, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, फिर हर एक में फर्दर और टाइप्स है। ठीक है, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 है। एक को कहते हैं नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस, सेकंड है रिकॉर्डिंग गेजेस, और थर्ड है क्रस्ट स्टेज गेज। तो नाम से क्या शो हो रहा है, क्योंकि ये नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेशन गेजेस में। नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब है, क्या मतलब है? बताए शाबाश, क्या मतलब है? तो एज्यूम करते सर, रिकॉर्डिंग कोई नहीं करते। मतलब नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब है कि इसके लिए किसी ऑब्जर्वर की जरूरत होगी, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वर की जरूरत होगी, ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, किस चीज की जरूरत होगी, ऑब्जर्वर की जरूरत होगी। और इस रिकॉर्डिंग के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है और इसके लिए ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। तो अभी नॉन रिकॉर्डिंग में फिर फर्दर टाइप्स है। अभी हम पहला जो फर्स्ट वन है नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस, ये आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग तो आप समझ गए कि इसके लिए ऑब्जर्वर की जरूरत होगी। इसमें फिर फर्दर टाइप्स है ए बी सी। ए इसमें है स्टाफ गेज, बी है फ्लोट टाइप गेज, सी है इलेक्ट्रिक टेप गेज। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग में ये 3 किस्म के गेजेस है। ठीक है, फिर इन तीनों में जो फर्स्ट वन है स्टाफ गेज, ये अभी डिस्कस करते हैं। फिर स्टाफ गेज में 3 किस्म के स्टाफ गेजेस है। एक को कहते हैं वर्टिकल स्टाफ गेज, दूसरा है सेक्शनल स्टाफ गेज, तीसरा है इंक्लाइंड स्टाफ गेज। ठीक है, समझ आ रही है? नॉन रिकॉर्डिंग में 3 किस्म है। एक को कहते हैं स्टाफ गेज, दूसरा क्या है, फ्लोट टाइप गेज, तीसरा है इलेक्ट्रिक टेप गेज। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो स्टाफ गेज है, फिर इसमें स्टाफ तो आप जानते हैं, सर्वेइंग स्टाफ, सर्वे का स्टाफ जानते हैं, सिंपल एक फुट की तरह है,
पैमाना है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन गेजेस में सिर्फ वो पैमाना यूज होता है, ठीक है। अब अगर वो पैमाना वर्टिकल हालत में है तो इसको वर्टिकल स्टाफ गेज कहते हैं, ठीक है। अगर वो इंक्लाइंड हालत में है, ठीक है, तो इसको इंक्लाइंड स्टाफ गेज कहते हैं। अगर वो पार्ट्स में है, सेक्शन में है, एक टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा थोड़ा ऊपर है, तीसरा टुकड़ा थोड़ा उससे ऊपर है, तो इसको फिर क्या कहेंगे, सेक्शनल स्टाफ गेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर है? फिगर आगे आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है वर्टिकल स्टाफ गेज। वर्टिकल स्टाफ गेज, वर्टिकल स्टाफ गेज अमूमन आपने ब्रिजेस के पियर्स पे देखा होगा। अगर आपने कभी गौर किया है तो ब्रिजेस के पियर्स के ऊपर इस किस्म का एक पैमाना आपने देखा है, जो पेंट से बनाते हैं या स्टील का लगाते हैं या लकड़ी का बाज़ टाइम होता है, ठीक है। देखा है, ये फिगर में आपको नजर आ रहे हैं। यस सर। Yes, sir. इसको क्या कहते हैं, ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सिर्फ डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करना। अगर फर्ज करें पानी यहाँ तक आ गया तो कितना डेप्थ है, पानी यहाँ तक आ गया कितना डेप्थ है, ठीक है। अब इसमें नहीं जाते कि इसमें ये मेजरमेंट किस तरह लिखा है, इसको फिलहाल छोड़ें, लेकिन इसका तरीकाकार बिल्कुल वही है जो आप सर्वेइंग स्टाफ में यूज करते हैं, ठीक है। याद है सर्वेइंग स्टाफ? कभी सर्वे जी सर। प्रैक्टिकल किए हैं कभी? यस सर। यस सर। उसमें सर्वे स्टाफ यूज किया है आपने? जी सर, के सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या मालूम करना है, डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करना है कि कितने डेप्थ तक। देखिए ये पानी से भर जाएगा तो नीचे वाला तो आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ तक पानी आ गया तो फिर यहाँ से आप रीड करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग क्या है, ठीक है। क्लियर है? तो उससे क्या चीज आ जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर। इसको कहते हैं वर्टिकल स्टाफ गेज। देखा है कभी ब्रिज के पियर के ऊपर कभी और किया है ये चीज देखा है? पेंट से भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। किसी ने देखा है? यस सर, देखा है। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टाफ गेज, ठीक है। समझ गए ये? जी सर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसमें लिखा क्या है, द सिंपलेस्ट वे टू मेजर रिवर स्टेज इज बाय मींस ऑफ स्टाफ गेज। A portion of the vertical staff gauge is immersed in the water at all times. The gauge may consist of a single vertical scale attached to a bridge pier or other structure that extends into the low water channel of the stream. फिगर में यही दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शनल स्टाफ गेज। अब बाज जगहों पे आपको मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन वहां पे इस किस्म का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी ब्रिज मौजूद नहीं है। समझ आ रही है? क्लियर है? जी सर। ये सारी चीजें याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? छोटे स्ट्रीम्स के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये रिवर के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या करेंगे, अगर फर्ज करें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी ब्रिज मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर जो रिवर है, लेट्स सपोज ये रिवर का सेक्शन है, आप देखें जरा गौर से देखें इसको, रिवर का सेक्शन इस तरह है, ठीक है। समझ आ रही है? इसमें कभी पानी यहाँ तक है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी और ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज नहीं है और यहाँ पे हमें स्टेज मालूम करना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर एक ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पे फर्ज करें दरख्त है, दरख्त, ठीक है, इस किस्म के दरख्त है, यहाँ पे दरख्त है, ये बैंक के ऊपर दरख्त है, आपको नजर आ रहा है फिगर? जी सर। यहाँ पे एक दरख्त है, जरूरी नहीं है एक ही लाइन में हो, इधर उधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी स्केल जो मैंने पहले आपको दिखाया पेंट से या स्टील का, इसका एक पोर्शन यहाँ पे लगाते हैं, जहां तक लगा सकते हैं, फर्ज करें यहाँ तक लगा सकते हैं, तो एक पोर्शन यहाँ पे लगाते हैं। ये पोर्शन अब 0 से शुरू हुआ, फर्ज करें ये 10 फुट तक है इसका हाइट, ठीक है। तो 10 फुट का ये लाइन फिर यहाँ तक आ रहा है, तो 10 फुट फिर यहाँ से शुरू होगा, तो ये वाला दूसरा पैमाना जो है इस दरख्त पे लगाते हैं। इस पे अब
कहाँ से शुरू होगा, 10 तक होता तो ये फिर 11 से शुरू होगा, 11 फीट, ठीक है। और फिर लेट सपोज ये 20 फीट तक जा रहा है, फिर 20 के बाद इस दरख्त पे नहीं आ सकता तो फिर वो 20 के बाद इस दरख्त पे लगाते हैं। समझ आ रही है? तो फिर जब पानी इसमें लेवल जो भी है, लेट सपोज लेवल इतना है, तो हम इससे मेजर कर सकते हैं कि स्टेज कितना है। अगर लेवल ऊपर है, ये दरख्त इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो दूसरे से मेजर कर सकते हैं। अगर ऊपर है, ये दूसरे का पैमाना भी नजर नहीं आ रहा है, तो तीसरे से मेजर कर सकते हैं। तो हम मतलब है मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर, या अगर फर्ज करें दरख्त भी नहीं है तो फिर क्या करते हैं, कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाते हैं। कंक्रीट का ब्लॉक यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर ये पैमाना लगाते हैं। समझ आ रही है? जी सर। तो अब इसको सेक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेक्शंस में है, यानी एक सेक्शन यहाँ पे है, दूसरा सेक्शन यहाँ पे है, तीसरा सेक्शन यहाँ पे। वही स्टाफ है, सेम वर्टिकल स्टाफ है, लेकिन टुकड़ों में है। एक टुकड़ा यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ पे, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेक्शनल स्टाफ के। इफ नो suitable structure exists in a location which is accessible at all stages, a sectional staff gauge is shown in figure may be used, ठीक है। Short sections of staff are mounted on available structures or on specially constructed supports in such a way that one section is always accessible. Available structure में trees वगैरह मौजूद है, ठीक है, या अगर मौजूद नहीं है तो उस पर क्या होगा, specially constructed supports। तो specially constructed support किस चीज के होंगे, कंक्रीट के इस किस्म के ब्लॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उस ब्लॉक पे ये पैमाना लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ये देखिए फिगर में आपको नजर आ रहा है, क्लियर है सबको? ये एक बैंक है रिवर का, उस रिवर पे ट्रीज मौजूद है, तो उन पे लगाया है। एक स्केल यहाँ पे लगाया 3 फुट तक फर्ज करें, फिर 4 से 7 तक यहाँ पे, फिर 7 से 9 तक या 10 तक यहाँ पे। दैट क्लियर? इसको कहते हैं सेक्शनल स्टाफ गेज। एनी क्वेश्चन? हेलो, सर ये अमूमन कहाँ पर लगाते हैं? कहाँ पे लगाते हैं, क्या मतलब है? ये जो पहला जो है वो ब्रिजेस पर होता है, और ये कहाँ पर होता है, ये सेक्शन जो सेक्शनल स्टाफ जो है? अगर अगर आप किसी जगह पे आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और वहां पे ब्रिज मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? तो ये यूज करेंगे सर। फिर स्टाफ कहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे अगर दरख्त मौजूद है तो दरख्तों पे लगाए। दरख्त कहाँ पे मौजूद है, बाहर नहीं, रिवर से बाहर नहीं, रिवर ही के अंदर, रिवर के बैंक के साथ दरख्त मौजूद है तो उन पे लगाए। अगर दरख्त भी नहीं है तो फिर कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए, उन पे लगाए। इज दैट क्लियर? और वो ब्लॉक्स ये रिवर के अंदर उसमें रखेंगे फिर उसके ऊपर? हाँ ना, परमानेंट ब्लॉक्स बनाएंगे। बेंचमार्क कभी देखा है, एक्चुअल बेंचमार्क सर्वे कैम्प में आप गए थे? नो सर। अच्छा, आप सर्वे कैम्प में नहीं गए, जो गए थे वो वहां पे उन्होंने देखे होंगे, वो आर्मी वाले ने ब्लॉक्स लगाए, कंक्रीट के इस किस्म के ब्लॉक्स बनाए उस एरिया में, ये ग्राउंड के ऊपर इस किस्म के, ठीक है। इसके ऊपर वो गेजेस आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है। मैं रिवर की बात कर रहा हूँ, रिवर में यहाँ पे ये दरख्त नहीं है तो यहाँ पे आप ये ब्लॉक इस तरह बना सकते हैं, कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाए, इसके ऊपर ये पैमाना लगाए, दूसरा ब्लॉक सर ये रिवर यहाँ की पे बनाए, ठीक है, इस पे सर ये रिवर की डेप्थ तो बहुत ज्यादा होती है ना? रिवर की डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, ओशन की डेप्थ ज्यादा है, ठीक है। डेप्थ ज्यादा है तो क्या इसमें हम नहीं बना सकते हैं? क्या उसमें हम कोई ब्लॉक नहीं बना सकते हैं? सर अगर डेप्थ बहुत ज्यादा हो, स्टाफ की रीडिंग भी मतलब नहीं ले सकते हो, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? स्टाफ, ये तो सर्वे वाला स्टाफ आप लेके तो वहां पे रखेंगे नहीं, ये परमानेंट यहाँ पे लगाया है, समझ आ रही है? परमानेंट लगाया है यहाँ पे। ठीक है सर।
नेक्स्ट है इंक्लाइंड स्टाफ गेज, ठीक है। सेक्शनल स्टाफ गेज का एक फिर अल्टरनेटिव ये भी है, अगर फर्ज करें आप ब्लॉक भी नहीं बना सकते, ठीक है, गौर से सुने, ब्लॉक भी नहीं बना सकते, वहां पे दरख्त भी मौजूद नहीं है, ब्रिज भी नहीं है, तो फिर क्या कर, फिर आप जो रिवर का बैंक है, एक बैंक, एक बेल्ट, छोटा सा एक पट्टी कंक्रीट का बेड से लेके टॉप तक उसको क्या करेंगे, कंक्रीटेड करेंगे, पेव्ड बनाएंगे, फर्श करेंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जी सर। ये लेट सपोज ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, देखें, समझ आ रही है? तो ये जो साइड है, इस साइड में छोटा सा यानी तकरीबन 4 फुट या 3 फुट का कंप्लीट कंक्रीट करेंगे, बेड तक फर्श बनाएंगे, ठीक है, और इस फर्श के ऊपर फिर पेंट से यही गेज बनाएंगे। क्या चीज बना लेते हैं? गेज बना लेते हैं पेंट से। समझ आ रही है? जी सर। क्लियर है? तो अब इसमें पानी जिस लेवल का भी है, यहाँ तक है पानी, तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि ये इतना डेप्थ है, यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इतना डेप्थ है, यहाँ पे जिस लेवल पे भी है आप रीड कर सकते हैं इसका डेप्थ। तो अब आप ये देखें, ये जो मैंने स्केल बनाया है, ये स्केल किस हालत में है? इंक्लाइंड हालत में, ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहें? इंक्लाइंड स्टाफ गेज कहते हैं। An alternative to the sectional staff gauge is an inclined staff gauge, as shown in the figure on the previous slide. Inclined staff gauge is placed on the slope of the stream bank and graduated so that the scale reads directly in the vertical depth. समझ आ रही है ये बात? Graduated so that the scale reads directly in the vertical depth. The inclined staff gauges are considered better than the sectional staff gauges due to better accuracy. इसकी accuracy sectional staff gauge से ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है? ये inclined का एक पिक्चर है, टॉप से लिया गया है, ये पोर्शन देखिए कंक्रीटेड किया है, नीचे ये रिवर का पानी है, ठीक है, ये बैंक है कंप्लीट, और टॉप पे कोई गड़ा है, यहाँ से पिक्चर लिया है, ठीक है। तो ये पूरा क्या चीज आपको नजर आ रहा है? इंक्लाइंड स्टाफ गेज आपको नजर आ रहा है। समझ गए? जी सर। तो 3 किस्म के स्टाफ गेजेस हमने डिस्कस किए, एक को कहते हैं वर्टिकल स्टाफ गेज, दूसरा सेक्शनल स्टाफ गेज, और तीसरा इंक्लाइंड स्टाफ गेज। इसमें सबसे आसान कौन सा है? वर्टिकल है, लेकिन उसके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर मौजूद है तो हम फिर वर्टिकल स्टाफ गेज लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ब्रिज वगैरह नहीं है, तो फिर हम वर्टिकल स्टाफ गेज यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? फिर बाकी दोनों ऑप्शन है। सेक्शनल स्टाफ गेज, सेक्शनल स्टाफ गेज के लिए ये है कि वहां पे अगर कोई दरख्त है या कोई खंबा है तो फिर उस पे लगा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आपने कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाने होंगे बैंक्स के ऊपर, ठीक है, रिवर के अंदर, ठीक है। अगर ब्लॉक्स भी नहीं बना सकते, दरख्त भी मौजूद नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? इंक्लाइंड स्टाफ गेज। इंक्लाइंड का मतलब है एक बैंक को का कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन आप कंक्रीटेड करें, पेव्ड करें, और उसके ऊपर पेंट से इंक्लाइंड स्टाफ गेज बनाएंगे। इज दैट क्लियर? So this was all about staff gauge. Next is float type gauges. Float type gauges. यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को गौर से। फ्लोट टाइप गेज का मतलब है इसमें फ्लोट यूज होता है, और फ्लोट आप जानते हैं प्रेसिपिटेशन गेजेस में आपने पढ़ा है कि फ्लोट क्या चीज होता है। कोई लाइट हॉलो मटेरियल जो हमेशा वाटर सरफेस के ऊपर रहता है, वाटर में डूबता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं, ठीक है। इसका तरीकेकार ये है, प्रोसीजर फ्लोट टाइप का ये है कि ये लेट सपोज ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन है किसी रिवर का। इस पॉइंट पे हम रिवर स्टेज मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इस रिवर के साथ बैंक के ऊपर एक कुआं बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वेल
जानते हैं? यस सर। हम वेल बनाते हैं और इस वेल में ये याद रखिए कि इस वेल का डेप्थ और रिवर का डेप्थ सेम होना चाहिए, यानी रिवर का जितना डेप्थ है ये वेल भी उतने ही डेप्थ तक होना चाहिए। फिगर में सही नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के डेप्थ बराबर होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। और फिर ये जो वेल है इसको लोवेस्ट लेवल पे, सबसे लोवेस्ट लेवल पे, यहाँ पे नहीं, ये फिगर में जरा ठीक नहीं है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है किस चीज के साथ? वेल के साथ। रिवर और वेल दोनों कनेक्ट करने हैं किसी पाइप या टनल जैसे स्ट्रक्चर के साथ। समझ आ रही है? आइडिया बन रहा है या नहीं? Yes, sir. देखिए रिवर है और रिवर का एक बैंक है। रिवर के लिए अमूमन ये नहीं करते बल्कि कनाल वगैरह या अगर कुछ एक्चुअल स्ट्रक्चर हो, रिवर का स्ट्रक्चर नेचुरल होता है, वो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज़, ठीक है, लेकिन कनाल में ये कर सकते हैं। क्या करते हैं? उसके बैंक के साथ एक कुआं खोदते हैं, ठीक है, कुएं का डेप्थ कितना होगा? जितना रिवर का डेप्थ है, और बॉटम पे कुआं और रिवर दोनों कनेक्ट करते हैं पाइप के जरिए। समझ आ रही है? पाइप के जरिए। तो क्या होगा? रिवर में तो पानी फ्लो कर रहा है लेकिन रिवर में पानी का एक सरफेस है। समझ आ रही है? ये पानी जो है इस पाइप के जरिए इस कुएं में आएगा, ठीक है, और जितना सरफेस इस रिवर का है सेम पानी, आपको पता है पानी दो चीजों में आप रखेंगे तो दोनों में सरफेस सेम रहेगा, ठीक है, तो ये यही लेवल इस कुएं के अंदर भी होगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? फिर हम रिवर पे मेजरमेंट नहीं करते, फिर मेजरमेंट हम इस कुएं के ऊपर करते हैं। कुएं को ऊपर कोई पुली वाला सिस्टम, पुली वेट और वो सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, और एक फ्लोट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो फ्लोट नीचे डालते हैं तो फ्लोट सरफेस के ऊपर रहेगा, तो मतलब है वो सरफेस पे है, सरफेस से ऊपर तक का फासला मेजर करते हैं, ठीक है, सरफेस से ऊपर तक का फासला मेजर करते हैं और कुएं का टोटल डेप्थ ऑलरेडी मालूम है तो इससे डेप्थ ऑफ वाटर मालूम हो जाता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर जितना यहाँ पे है सेम रिवर में भी है। तो ये प्रोसीजर है किस चीज का? फ्लोट टाइप गेज का। इज दैट क्लियर? जी सर। अब ये प्रोसीजर यहाँ पे इसमें जो इससे प्रीवियस स्लाइड है इसमें क्लियरली एक्सप्लेन है। दिस गेज इज जनरली इंस्टॉल्ड इन अ स्टेलिंग वेल। अच्छा, ये जो वेल बनाते हैं इसको कहते हैं स्टेलिंग वेल। वेल का फायदा सिर्फ ये है कि अगर आप रिवर में देखें तो रिवर में वेव्स आते हैं और वेव्स की वजह से सरफेस कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा, तो आप जब मेजर करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो इस वेव इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? बैंक के ऊपर यानी रिवर के साइड पे क्या बनाते हैं? वेल बनाते हैं। तो आप वेल का चूंकि डायमीटर कम है, ज्यादा रिवर की तरफ ओपन नहीं है, तो इस वजह से उसमें वेव्स का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो सरफेस ऑफ वाटर होगा वो स्टेल कंडीशन में होगा, तो वहां पे फिर मेजरमेंट में आसानी होती है, ठीक है। The stilling well is 120 यानी 1.20 meter in diameter और with inner dimension 1.20 meter by 1.2। यानी दो किस्म के वेल्स हम बनाते हैं, एक सर्कुलर वेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर सर्कुलर वेल है तो फिर उसका डाया कितना होगा? ये इसका डाया होगा 1.2 मीटर, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर टाइप का भी वेल बना सकते हैं, तो स्क्वायर टाइप के लिए फिर डायमेंशन क्या होंगे? ये 1.2 मीटर और 1.2 मीटर। इज दैट क्लियर? जी सर। It is built on side of a bank. A pipe connects well to river at its lowest level. ये चीज याद रखें, lowest level, ठीक है। The gauge consists of a float, graduated steel tape, counterweight and a pulley. गेज में ये चीज है, पुली और स्टील टेप और फ्लोट और काउंटरवेट मेजरमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड है। द पुली इज ग्रूव्ड टू अकोमोडेट द टेप एंड माउंटेड ऑन अ स्टैंड। क्लियर है? बाकी ये प्रोसीजर है, ये पुली है, स्टैंड के ऊपर यहाँ पे रखा गया है, ये फ्लोट है और ये काउंटर वेट है।
स्वेट की वजह से उसको वापस ऊपर लाते हैं फ्लोट को, ठीक है। और यहाँ स्टील टेप के जरिए ये मेजर कर सकते हैं, समझ गए। इस किस्म के गेज को कहते हैं फ्लोट टाइप गेज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टेप गेज। इलेक्ट्रिक टेप गेज और फ्लोट टाइप गेज दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इतना फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, बाकी प्रोसीजर तकरीबन सेम है। इसमें यहाँ पे देखिए ये फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, जी सर। इसमें ये देखिए ये स्टील टेप है, ठीक है, और ये किसी तख्ते के ऊपर लगाया गया है, ठीक है, यानी इसके लिए स्टेज बनाया गया है, और ये स्टेज रिवर के ऊपर है, समझ आ रही है, रिवर के ऊपर से मेजर करते हैं। इस टेप के साथ स्टील का एक वेट होता है, वो अटैच है और वो नीचे जा रहा है, पानी सरफेस वो टच करेगा, ठीक है, समझ गए। बाकी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, लेकिन इसका थोड़ा वेट करें, सॉरी। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। Yes. ठीक है, तो ये देखिए इसमें टेप है स्टील का, ठीक है, इसके लिए टेप के लिए रील है, ठीक है, जिसको रोटेट करके टेप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें आपको नजर आ रहा है ये क्लॉक की तरह, ये वोल्टमीटर है, ठीक है, क्लियर है, फिगर आपको क्लियर है? जी सर। अच्छा, अभी देखिए इसको, हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। अरे Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे कॉल आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस वजह से मैं माइक ऑफ किया, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक टेप गेज में सबसे पहले देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड स्टील टेप, अ सिलिंड्रिकल वेट, अ रील फॉर द टेप, अ बैटरी एंड वोल्टमीटर। ये कंप्लीट सारी चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है। स्टील टेप, सिलिंड्रिकल वेट, स्टील का वेट, ठीक है, जिस तरह वो तराजू में यूज होता है, रील फॉर द टेप, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी, और वोल्टमीटर। ये सारी चीजें, इसमें से कुछ चीजें आपको फिगर में आपने देखी है, कुछ चीजें जो वहां पे नजर नहीं आई थी, वो क्या चीज है, सिलेंड्रिकल वेट है और बैटरी है, ये आपको नजर नहीं आई, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यहाँ देखें, वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड टू ग्राउंड कनेक्शन एंड द अदर टू वन टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर। ये बैटरी है, लेट सपोज, बैटरी के आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। हेलो, बैटरी का जो एक टर्मिनल है इसको ग्राउंड करते हैं, यानी अर्थ करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल है वो कहाँ जाता है, वो यहाँ पे देखिए, द अदर टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड थ्रू द फ्रेम रील एंड टेप टू द वेट। दूसरा, वो जो आपने रील देखा वो भी स्टील का है, उसमें टेप है वो भी स्टील का है, और वो टेप नीचे जाके एक स्टील के वेट के साथ कनेक्ट है। तो बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, समझ आ रही है? जी सर। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर। दूसरा टर्मिनल, अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट इसके साथ नहीं, बल्कि इसमें वोल्टमीटर भी दरमियान में आ जाता है। पहले वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वोल्टमीटर से तार निकल के रील के साथ, फिर रील कनेक्ट है स्टील टेप के साथ, और स्टील टेप कनेक्ट है वेट के साथ। इज दैट क्लियर? अब ये स्टील टेप हम नीचे करते हैं, वेट नीचे करते हैं, यहाँ पे पानी है, लेट सपोज, ठीक है, पानी आपको पता है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जब हम नीचे करते हैं, वेट जब ये सरफेस को टच करेगा तो क्या चीज कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा,
ये प्लस और माइनस एक सर्किट बन जाएगा। जब सर्किट बन जाएगा तो यहाँ पे जो नीडल है, किस चीज की नीडल, वोल्टमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट मीन कि उसमें आपको शो हो जाएगा कि अभी करंट फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है? जब आपको ये शो हो जाए कि करंट फ्लो कर रहा है तो उस वक्त आपने स्टील टेप पे रीडिंग लेनी है कि स्टील टेप की रीडिंग क्या है। इज दैट क्लियर? जी सर। तो इससे फिर आप स्टेज मालूम कर सकते हैं। स्टेज मीन हाइट ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर फिर आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रिक टेप गेज। ठीक है, the weight is lowered until it touches the water surface. This contact completes the electric circuit and produces a signal on the voltmeter. ठीक है, the tape reading is then taken at the index provided on the reel mounting. This gives reverse stage with respect to a datum on the side. To find stage with respect to another datum, further addition subtraction will be required. ये आपको स्टेज की वैल्यू देती है किसी भी स्टेज के मुताबिक। फिर अगर आपने डेप्थ मालूम करना है तो फिर वो ए जिस तरह फिगर में मैंने आपको बताया था वो आपने सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? So this was all about electric tape gauge. तो नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये सारे नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस थे। इसमें नंबर 1 क्या था? स्टाफ गेज। नंबर 2 इसमें क्या था? स्टाफ में फिर 3 टाइप्स है, वर्टिकल स्टाफ, इंक्लाइंड स्टाफ और सेक्शनल स्टाफ। फिर नंबर 2 इसमें कौन सा था? फ्लोट, वेल वाला फ्लोट टाइप गेज। ठीक है, और नंबर 3 इसमें इलेक्ट्रिक टेप गेज। तो ये तीनों क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस है। फिर उसके बाद आते हैं रिकॉर्डिंग गेजेस। रिकॉर्डिंग गेजेस किस तरह है और ये किस तरह, इसका प्रोसीजर क्या है? These are similar to the non-recording gauges. Procedure similar है but have some arrangement to give a continuous record. समझ आ रही है? बाकी इसको डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। स्टाफ की तरह नहीं है। स्टाफ से अलावा जो 2 हमने डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक टेप गेज और फ्लोट टाइप गेज, ये 2 हमने डिस्कस किए। ठीक है, इन 2 के साथ अगर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ अरेंजमेंट है जो ऑटोमेटिकली नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग गेजेस कहते हैं। ठीक है, in recording gauges motion of a float for example is recorded on a chart, and in a continuous recorder the motion of the float moves a pen across a long strip chart. ये वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है जिस तरह हमने प्रेसिपिटेशन गेजेस में रिकॉर्डिंग गेजेस डिस्कस किए थे कि उसमें एक ड्रम होता है जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ट है और फ्लोट ऊपर नीचे जा रहा है, तो फ्लोट ऊपर नीचे जाने की वजह से एक पेन ऊपर नीचे जा रहा है और वो चार्ट के ऊपर लिख रहा है। वो चार्ट निकलेगा तो वो हमें क्या दे रहा है? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसी तरह यहाँ पे हमें ये क्या देगा? स्टेज देगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? बाकी डिटेल के साथ इसको डिस्कस नहीं करते, सिर्फ ये है कि यही गेजेस है जो इलेक्ट्रिक है और फ्लोट टाइप, लेकिन इनके साथ अगर कोई रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगाते हैं तो फिर इसको रिकॉर्डिंग गेजेस कहते हैं। The chart is usually 25 centimeter wide and at a scale of 1:12. When the pen reaches the edge of the chart, it reverses direction and records the next reading in the other direction across the chart. ठीक है, the chart roll contains enough paper to operate for an year at a scale of 6 centimeter per day. बाकी ये चार्ट के बारे में कि चार्ट किस तरह है। इसका चार्ट 25 सेंटीमीटर वाइड होता है और स्केल इसका 1:12 है। ठीक है, और उसी तरीके से कोई रोटेटिंग ड्रम है, वो उसके ऊपर पेन लिख रहा है चार्ट के ऊपर। ठीक है, और चार्ट एक साइड से फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर से शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ से फिर लिखता है। ठीक है, तो फिर उसमें जो चार्ट, इस ऑपरेटर्स के अंदर जो कागज़ है, जो चार्ट है, वो इतना है कि ये 1 साल के लिए विदाउट स्टॉपिंग जो है वो 1 साल के लिए कंटिन्यूअसली ये चल सकता है। तो 1 साल का हर लम्हे का, हर सेकंड का आपको स्टेज आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
जी सर। This was all about recording gauges. ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट गेज है वो है क्रस्ट स्टेज गेज। क्रस्ट किस चीज को कहते हैं, आपने कभी सुना है? क्रस्ट और ट्रफ। जी सर, क्रस्ट वेव और में होते हैं। वेव्स में, ठीक है। वेव्स इस तरह होते हैं ना, नजर आ रहे हैं आपको? फिगर आपको जी नजर आ सर। रहा है? तो इसका जो पीक है, पीक मीन जो टॉप मैक्सिमम, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। समझ आ रही है? और जो बॉटम है यानी मिनिमम वैल्यू, अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ में ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तो इन मैक्सिमम को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिनिमम है इनको ट्रफ कहते हैं। क्लियर है? क्रस्ट और ट्रफ क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तो ये इस वर्ड से रिलेटेड है, बाकी थोड़ा वेट करें, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट समझ गए? जी सर। तो अब ये क्रस्ट स्टेज गेज का मतलब है कि ये जो गेज है ये सिर्फ मैक्सिमम लेवल मालूम करता है, यानी हर लेवल की रीडिंग हमें नहीं देता, बल्कि मैक्सिमम बताता है कि किसी रिवर में मैक्सिमम कब आता। इसका कंसेप्ट ये है, आप किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे अभी अभी फ्लड गुजरा हो, यानी फ्लड के बाद किसी इलाके में आप गए हैं? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। तो वहां पे आपने दीवारों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर या ब्रिजेस के ऊपर आपने वो मार्क देखे हैं कि हाँ पानी यहां तक आया था? देखा है? यस सर। ये कंसेप्ट है क्रस्ट स्टेज गेज का, ठीक है। यानी इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम लेवल फ्लड का यहां तक आया था, मैक्सिमम लेवल यहां तक आया था। तो यही कंसेप्ट क्रस्ट स्टेज गेज में भी है। इसी कंसेप्ट पे फिर एक गेज बना है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वालों ने बनाया है इसको क्रस्ट स्टेज गेज। बहुत सिंपल चीज है। अब ये देखिए, थर्ड टाइप ऑफ स्टेज मेजरिंग डिवाइस इज द क्रस्ट गेज used to obtain a record of flood crust. Flood crust mean maximum flood at sites where recording gauges are not installed. जहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वहाँ पे हम इस तरीके से रिकॉर्ड ले सकते हैं। It gives the information about maximum water level in the past. A variety of such gauges have been devised, including small floats which rise with increase in stage but are restrained at the maximum level. इसके लिए फिर लोगों ने तरीके बनाए हैं। एक तरीका ये है कि क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल पेंट्स ऑन ब्रिजेस, on bridge piers where they are protected from rain and can indicate a definite high water mark are also in use as crust stage gauge. The piers of bridge are repainted after a flood. जो ब्रिज के पियर्स है यानी जो पिलर्स है ब्रिज के, इसके ऊपर पेंट से पेंट करते हैं, सिंपल पेंट, ठीक है। और वो पेंट ऐसा है कि वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी आएगा तो वो पेंट भी उसके साथ जाएगा। समझ आ रही है? तो जब फ्लड आता है और फ्लड गुजर जाता है तो फिर आप आते हैं, पेंट देखते हैं कहाँ पे पेंट मौजूद है और कहाँ तक नहीं है। तो जहाँ तक नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक फ्लड आया था, मैक्सिमम लेवल आप मालूम। एक क्रस्ट स्टेज गेज का कंसेप्ट ये इसको भी क्रस्ट स्टेज गेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा है जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वालों ने बनाया, ये है, ये एक सिंपल विजिबल ग्लास पाइप है। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? पाइप आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, आ रहे हैं नजर। इसमें इसके अंदर एक खास किस्म का पाउडर डालते हैं, ठीक है। एक खास किस्म का पाउडर, ये पाउडर इस किस्म का पाउडर जिस तरह वो ट्यूब लाइट नहीं होते थे, ट्यूब लाइट पहले होते थे, अभी तो ये एनर्जी सेवर आ गए, इससे पहले ट्यूब लाइट थे। याद है वो ट्यूब लाइट? जी सर। ट्यूब लाइट के अंदर एक पाउडर होता था, इस किस्म का पाउडर इस ग्लास के अंदर, ये जो पाइप है ग्लास का पाइप है, इसके अंदर भी इस किस्म का पाउडर होता था, ठीक है। और इसमें नीचे बॉटम पे 2 सुराख है, ठीक है। ये पाइप और इसके साथ ये पैमाना, ये उठा के किसी ब्रिज पियर पे या किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पे इसको लगा लेते हैं, ठीक है। जब पानी रिवर में फ्लो कर रहा है तो
चाहे कम पानी भी है वो भी इन सुराखों में एंटर होके इसमें ऊपर जाएगा। ठीक है, जब फ्लड आता है तो मैक्सिमम फर्ज करें यहाँ तक आ गया पानी। ठीक है, तो यहाँ तक पानी आ गया, फिर फ्लड गुजर गया, पानी अब यहाँ तक है। जब आप आएंगे इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लेवल यहाँ तक था। समझ आ रही है? क्योंकि वो जो इसके अंदर पाउडर था वो पाउडर पानी के साथ यहाँ तक मिट गया है, इससे ऊपर है और यहाँ तक मिट गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक फ्लड का लेवल था। तो वो स्केल से रीड करके आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लड इतना आया था। इज दैट क्लियर? इस किस्म के गेज को क्या कहते हैं? क्रस्ट स्टेज गेज। So this was all about today's class. Okay, thank you. और